नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति पैटर्न दिया है, इस आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पर ना हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करना, बाकी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, आपको इस आकृति में ट्रिक से त्रिभुज को गिनना। आप ट्रिक से कैसे गिनेंगे, यहाँ पर मैं आपको त्रिभुज को ट्रिक से गिनने की यहाँ पर मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ट्रिक क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए मान लो मैं एक आकृति बनाता हूँ जैसे इस साइड, ठीक है, ये वाली आकृति, और इसमें हमें यहाँ पर मान लो त्रिभुज गिनना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ऐसी आकृति हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तल से कॉलम में संख्या लिखना है। ये वाली आकृति तो क्या करना है, तल से कॉलम में संख्या लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास तल कहाँ पर है, यहाँ पर इसका बेस है, ठीक है, ये तल है, तो यहाँ से कॉलम में संख्या लिखेंगे। तो ये हमारे पास पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, और ये हमारा चौथा कॉलम है। अब ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर सभी को जोड़ देना है, ठीक है। सभी कॉलम को आपस में जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10, यानी कि यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। यानी इस आकृति में अभी जो त्रिभुज की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी ट्रिक से क्या करेंगे, हम इसमें गिन लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तल से हम क्या करेंगे, कॉलम में संख्या लिखेंगे। तल हमारा कहाँ पर है, तो ये नीचे से एक तल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम में संख्या लिखेंगे। तो ये हमारे पास देखिए पहला कॉलम है तो 1, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो ये हमारे पास 2। उसके बाद और इसके ऊपर एक तल है तो यहाँ से भी संख्या लिखेंगे। तो ये हमारा पहला ही कॉलम है इस तल के नीचे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1, और ऊपर जाएंगे तो एक ये वाला तल है, तो यहाँ पर भी कॉलम में संख्या लेंगे। तो ये पहला कॉलम है तो 1, और ये हमारा दूसरा कॉलम है तो 2। इधर भी वैसे कि वैसे ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। यहाँ पर भी 2 कॉलम दिखाई दे रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे, ठीक है, 1 से 2। अब यहाँ पर देखिए ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी कॉलम को जोड़ लेना, जिसे हमने अभी यहाँ पर जोड़ा है। तो सभी को जोड़े, यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। उसके बाद इधर 1 को जोड़ेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा। इधर भी यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएंगे। इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 3 हो रहा। हमने क्या करा, सभी को जोड़ लिया। अब जैसा जोड़ने के बाद अब अलग अलग कॉलम थे तो इनको एक साथ सभी को और जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 को जोड़ेंगे 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे 10, 10 में 3 को जोड़ेंगे तो 13। यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितना आया, 13 आया है। यानी कि इस आकृति में जो हमारे पास त्रिभुज की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 13 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से गिन लोगे, तो पता कर लेना, मतलब याद रख लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। अभी आपको इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है ये बताना है, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षाओं में या तो त्रिभुज का प्रश्न आ सकता, वर्गों का आ सकता, आयत का आ सकता, कोई भी आपको आकृति गिनने का आ सकता, ठीक है। यहाँ पर मैं तीनों की यहाँ पर ट्रिक बता दूंगा। त्रिभुज वाली तो हमने सीख लिया। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको यहाँ पर वर्गों की संख्या गिनना, तो क्या करना, आपको यहाँ पर सिंगल सिंगल या 4 4 9 9 ऐसा नहीं गिनना। आपको यहाँ पर ट्रिक लगाना। क्या ट्रिक लगाना, यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये हमारा लेफ्ट वाला है, ये हमारा राइट वाला है। तो आपको ना किसी भी एक हिस्से में लिखना। तो हमेशा आपको कौन से हिस्से में लिखना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इन दोनों हिस्सों में आपको कॉलम में संख्या लिखना, ये दोनों हिस्से हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हम साइड से लिखते हैं। तो ये हमारे पास पहला कॉलम है, यहाँ पर मतलब मान लो ये पहला कॉलम है तो यहाँ पर 1, ये हमारा यहाँ से ये दूसरा कॉलम है तो यहाँ पर 2, और ये हमारा तीसरा कॉलम है तो यहाँ पर 3, ठीक है। ऐसे लिखना आपको कुछ इस प्रकार का। हमने एक साइड से लिख लिया। उसके बाद ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा पहला कॉलम है तो यहाँ पर 1, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो 2, और ये तीसरा है तो यहाँ पर 3। ऐसे करके हमें यहाँ पर क्या करना है, सभी कॉलम में संख्या लिख लेना। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, कॉलम में संख्या लिख ली है। अब आपको कॉलम में संख्या लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना, आपको लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना। जैसे इधर वाले कॉलम में लास्ट हो उसका उधर वाले कॉलम में लास्ट के साथ। तो देखिए
इधर वाले में 7 है और इधर वाले में 3 है, तो इनका गुणा कर देंगे तो 7 कितना हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। इधर वाले में लास्ट अभी कौन सी है 6 है, तो इधर वाले में 2 है, तो इनका भी दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएंगे। उसके बाद और इधर लास्ट 5 है, इधर क्या है 1 है, तो इनका भी आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 5 एकम 5। अब बाकी देखिए इधर लास्ट क्या है 4 है, इधर लास्ट कुछ भी नहीं है। जब आपको लास्ट से लास्ट कुछ भी नहीं मिलता है तो जो इधर वाले कॉलम में 1 से लेकर 4 तक संख्या बच गई है इसको छोड़ दो, क्योंकि इनको आपस में गुणा नहीं करना, आपको इधर वाले कॉलम के साथ गुणा करना है। तो इधर वाले कॉलम में संख्या बची ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे उनको छोड़ देंगे। और ऐसा करने के बाद जो संख्या हमारे पास आई थी इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 21 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 21 और 12 33, और 33 में क्या करेंगे 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 38 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी। ठीक है, तो 38 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा सा नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न चित्र में कुल आयत तथा केवल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम ना आपको यहाँ पर इस आकृति में आयतों की संख्या तो बताना, लेकिन यहाँ पर आयतों की संख्या के साथ साथ केवल आयतों की भी बताना, कितने कुल आयत बताना है, साथ में केवल आयतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रश्न ऐसा क्यों पूछा, यहाँ पर कह रहा है कि कुल आयत तथा यहाँ पर कह रहा है केवल आयतों की संख्या। ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, देखिए इस आकृति में वर्ग भी बन सकते हैं, इसीलिए उसका कहना है कि आप वर्ग मत बताना, कुल आयत बता दो, उसके बाद केवल आयत बता दो। तो सबसे पहले हम कुल आयत गिन लेते हैं। अब कुल आयत गिनने की भी आपको ट्रिक पता होगी, अगर ट्रिक पता नहीं तो यहाँ पर समझ लो क्या करना है। जैसे हमने वर्ग में कॉलम में संख्या लिखी वैसी की वैसी यहाँ पर भी लिखना है। देखिए ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, ये हमारा चौथा कॉलम है। इधर से लिखेंगे तो पहला कॉलम में, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, ये हमारा चौथा कॉलम है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, अभी कॉलम में संख्या लिख ली, अभी हम आयत गिन रहे हैं। ठीक है, तो आयत के लिए भी यही वाली ट्रिक लगाना जिसे हमने अभी वर्ग में लगाई, वर्ग में भी यही लगाना है। तो आयत गिनने के लिए क्या करना, आपको यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है सभी कॉलम को जोड़ लेना। तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर 10 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो रहे हैं यहाँ पर सभी को जोड़ने पर, यहाँ पर सभी को जोड़ने पर हमारे पास 10 हो रहे हैं। सेम तरीका उधर भी करेंगे, वहाँ पर भी हम कॉलम संख्या को जोड़ेंगे, जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 में 3 6, 4 10, यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितना हो रहे हैं 10 हो रहे हैं। और जैसे हम जिनको जोड़ देते फिर आपको क्या करना है उनको आपस में गुणा करना है। यहाँ पर 10 गुणे क्या करेंगे 10 करेंगे, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कुल आयतों की संख्या कितनी है 100 है। अगर आप 100 ऑप्शन में देखोगे ना तो केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया, ये लगा के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको कुल आयतों की संख्या 100 पता चल चुकी है और 100 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये लगा के आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पर ना अभी कुल आयतों की संख्या तो बता दी हमने, यहाँ पर केवल आयतों की संख्या बताते हैं। तो केवल आयतों की संख्या बताने के लिए हमें यहाँ पर इस आकृति में वर्ग काउंट करना होगा। तो वर्ग किससे काउंट करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉलम में संख्या लिख के क्या करते हैं, यहाँ पर हम सभी मतलब लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा कर देते हैं। तो कॉलम में संख्या लिखी हुई है, लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा करते हैं। तो गुणा कीजिए, कैसे करेंगे, तो इधर 4 है इधर 4 है, तो 4 चौक कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। ठीक है, और इधर 3 है इधर 3 है, तो 3 त्रिया कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। इधर 2 है इधर 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इधर 1 है इधर 1 है, तो 1 कम 1। इन सभी को जोड़ दीजिए, 16 9 को आपस में जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे 25। 25 में क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे तो 29, 29 में 1 को जोड़ेंगे तो 30। यानी कि यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी निकली है 30 निकली। इसका मतलब है ना हमारे पास कुल आयतों की संख्या कितनी है 100 है। तो 100 तो कुल आयतों की संख्या है, और 100 में से अगर हम 30 वर्गों को घटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएंगे 70 आ जाएंगे। यानी अभी हमारे पास यहाँ पर ना कुल आयतों की संख्या 100 है, और यहाँ पर जो हमारे पास केवल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास केवल आयतों और कुल आयतों की संख्या निकल के आ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब बढ़तम प्रश्न यहाँ पर 4 पे, और ये ट्रिक आप याद रखना जैसे मैंने ये वाली अभी बताई आपको। अब हमें यहाँ पर देखिए 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। तो बताइए यहाँ पर माइंडसेट दिया है, इन शब्दों को इसके एमएन रेखा पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसे बनेगा ये आपको बताना। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे ये बाईं ओर है और दर्पण दाईं ओर रखा तो सारे के सारे पलट जाएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर कहूँ मान लो आप किसी लाइन में खड़े हो तो सबसे पहले किसको को सामान्य
मान मिलेगा जो बढ़ रहा वो, तो आप कहोगे कि मान लो ये वाली लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसका प्रतिबिंब बनना है, मान लो यहाँ पर कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, कोई चीज़ फ्री में बांट रहा है, अब उसको लेने के लिए आप लाइन लगे हो, तो सबसे पहले किसको मिलेगी, टी को। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब भी बनेगा ना, सबसे पहले टी का बनेगा, टीका बनेगा। अगर टीका बनेगा तो ऑप्शन नंबर ए बी तो नहीं हो सकता, आपको यहाँ पर गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना। उसके बाद किसका बनेगा, ई का बनेगा, क्योंकि ई को मिलेगा तो ई का बनेगा, तो ई कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, इधर साइड पलट जाएगा। तो यहाँ पर ई वैसा की वैसा, क्या वैसा, ये वैसा की वैसा रहेगा, इसको भी तो कुछ मिलेगा, मतलब ये नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन तीनों हटा दिया, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा और इसको लगा के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बढ़ते हम प्रश्न 5 पे। और 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता। बताइए, यहाँ पर ईमानदार दिया है, बुद्धिमान दिया और यहाँ पर गरीब दिया है, इनका व्यनारेख कैसा बनेगा ये आपको बताना। तो कोशिश कीजिए कि व्यनारेख कैसा बनेगा, ईमानदार, बुद्धिमान और गरीब। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ईमानदार हो गया, बुद्धिमान हो गया, गरीब हो गया, इनका तो कहीं ना कहीं आपस में ही संबंध है। कैसे, हम एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे वैसे भी। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईमानदार का बना लेते हैं, तो ये मैंने क्या करा, ईमानदार का डायग्राम बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे शब्द का बनाते हैं हमाशा की तरह, तो यहाँ पर दूसरे शब्द यानी कि बुद्धिमान का बनाते हैं। अब बुद्धिमान का हम डायरेक्ट नहीं बनाते, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने पहले ईमानदार का डायग्राम बनाया, क्या इनका बुद्धिमान से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कि क्या ईमानदार लोग बुद्धिमान होते हैं, क्या बुद्धिमान लोग ईमानदार भी होते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे होते हैं, नहीं। यहाँ पर हम सारे के सारे तो नहीं कह सकते, तो 100% सारे नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कह सकते, तो डायग्राम इनका ना कुछ वाला बनेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तीसरा है, क्या है, गरीब है। अब गरीब का डायग्राम बनाने से पहले हम दो शब्दों के साथ संबंध देख लेंगे। तो गरीब का संबंध क्या बुद्धिमान से, हाँ है। क्या गरीब ईमानदार हो सकता है, हो सकता है। क्या गरीब बुद्धिमान हो सकता है, हो सकता है। लेकिन सारे के सारे गरीब ईमानदार भी नहीं होते हैं और ना ही सारे के सारे बुद्धिमान भी नहीं होते हैं गरीब, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ वाला डायग्राम बनेगा, तो तीनों का कुछ कुछ रिलेशन रहेगा। तो जो डायग्राम जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, तीनों शब्दों का कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को पसंद करते हैं। मतलब यहाँ पर ना इन आकृतियों के अंदर संख्या दिए बच्चे मान लो, और इनका कहना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को पसंद करते हैं, ठीक है। जुपिटर और यहाँ पर हमें बताना है मरकरी को पसंद करने वाले। तो सबसे पहले समझिए, जैसे इसके अंदर जितने भी संख्या, मतलब जो भी संख्या वो बच्चे हैं, तो इसके अंदर जितने भी बच्चे वो सभी के सभी क्या करते हैं, अपना आप में अभी बुध को पसंद कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी अपना आप में किसको पसंद कर रहे हैं, तो मंगल को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर अंदर देखिए एक और छोटा सा, इसके अंदर जितने भी जो बच्चे हैं वो अपना आप में यहाँ पर बृहस्पति को पसंद कर रहे हैं। अब इसका कहना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पर देखिए मंगल और बृहस्पति दोनों को पसंद करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 14 की बात करें तो ये केवल मंगल को कर रहा है, 12 की बात करें तो ये बुध और बृहस्पति को कर रहा है, तो ये मतलब बुध और मंगल को कर रहा है, तो ये नहीं होगा। 10 तो होगा ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे लोग हैं जो मंगल और बृहस्पति दोनों के अंदर है, तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 13 है, ठीक है। 13 और 16 को आपस में जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितने, तो यहाँ पर आपको हो गए 29 ऐसे जो है, 29 ऐसे बच्चे हैं जो मंगल और बृहस्पति को पसंद कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में हमें यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए हैं और इनके 3 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है और उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है। तो कथन को समझते हैं। कथन को हमेशा सत्य मानना है। तो कथन कह रहा है कि सभी चाकू, मान लो चाकू का मैं सी ले रहा हूँ और ये जितने भी चाकू है, ठीक है, सभी के सभी चाकू है और सभी चाकू, इसका कहना है कि औजार है। जितने भी चाकू औजार है, मतलब ये औजार के अंदर आ जाएंगे इस प्रकार के। और औजार का मैं यहाँ पर ओ ले लेता हूँ, ठीक है, ओ मतलब औजार। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या दिया, कुछ कटर चाकू है, कुछ कटर जो है, कुछ कटर जो क्या है वो चाकू है। तो कुछ कटर चाकू है, मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ कटर चाकू है, तो ये कटर का मैं क्या ले रहा हूँ, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ कटर लिया हमने। हाँ, डायग्राम इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है, कुछ कटर चाकू करके ऐसा भी कटर का हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको बाहर भी ले लिया क्योंकि हमें ये औजार के अंदर नहीं कहा है, कुछ कहा तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, उसको हटा दो अभी। अब हम यहाँ पर निष्कर्ष को समझते हैं।
निष्कर्ष यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कटर औजार है, तो क्या बात सही है? तो आपको कहोगे सही है कि कुछ कटर औजार है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा कह रहा है कि सभी चाकू कटर है, क्या जितने भी चाकू है वो कटर है क्या? तो नहीं, यहाँ पर सभी की सभी चाकू कटर दिखाई दे रहा है क्या? तो सभी की सभी चाकू तो हमारे पास कटर नहीं है, ठीक है। चाकू कहाँ पर यहाँ है और कटर कहाँ पर यहाँ है, तो कटर नहीं है, तो दूसरा तो गलत होना चाहिए, ठीक है, दूसरा गलत होना चाहिए। तीसरा क्या है कि यहाँ पर कुछ चाकू औजार नहीं है, कुछ चाकू जो है वो औजार नहीं है, तो क्या कुछ चाकू औजार नहीं है? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ चाकू औजार हो, तो यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाएगा ना तो यहाँ पर ये भी हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ कटर औजार है, ये बात सही है, तो यहाँ पर ना हमारे पास ये वाला भी गलत हो जाएगा, कुछ चाकू औजार नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ चाकू औजार नहीं है, ऐसा 100% कैसे कह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर इसको गलत मान के हम केवल यहाँ पर पहला निष्कर्ष लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, केवल पहला अनुसरण करता है, ठीक है। अब बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। यहाँ पर वैसे डाउट लग रहा है क्योंकि कथन में ना हमारे पास यहाँ पर निष्कर्ष तीसरा वाला दिया नहीं है, हालांकि लेकिन हम यहाँ पर तीसरे को लगाएंगे, सी वाले को। बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। बताइए इस प्रश्न मतलब इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना। तो कीजिए, कोशिश कीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर हो सकता है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सी संख्या हो सकती है। तो क्या करना हमें कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर संख्या का पता करना, उससे पहले हम इसके आसपास की संख्या का पता करेंगे, जो बड़ी संख्या हो। तो इसके आसपास अगर बड़ी संख्या की बात करें तो इधर 10 और 1000 है, लेकिन इधर दोनों सेम लगभग लगे थे, इनसे हम ये पता करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर अगर हम देखिए इसका घन करते हैं, जैसे यहाँ पर 6 का घन करते हैं तो कितना होता है, 216 होता है। और 8 का भी घन कितना होता है, तो 8 का घन भी 512 होता है। कितना होता है, 512। और 10 का घन भी कितना है, तो 1000 है। यानी कि यहाँ पर तो सभी की सभी संख्या घन लिखिए। तो ये संख्या कैसे लिखी होगी? अब देखिए, अगर हम 216 से 180 बनाते हैं तो आप कहोगे सर यहाँ पर 36 माइनस करेंगे, अगर माइनस 36 करते हैं तो यहाँ पर 180 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहली संख्या का वर्ग माइनस हो रहा है, क्योंकि इसका जो 6 का वर्ग 36 होता है, ठीक है। नीचे भी 512 से 448, मतलब यहाँ पर भी 64 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 64 माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ भी इसका वर्ग माइनस हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1000 है, ठीक है, मैंने यहाँ पर 512 में से 64 माइनस किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 400 भी आया, 448। और 216 में से 36 माइनस करा तो 180। यानी 1000 में से भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसका वर्ग माइनस करेंगे, 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग 100 होता है, अगर हम 100 माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 900 आना चाहिए। तो 900 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो 900 हमें ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले घन लिखा था और उसी घन में से उसका वर्ग माइनस करा तो पीछे वाली संख्या प्राप्त हुई है। अब बढ़ते हम प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताइए इस सीरीज में आपको अगला पद बताना, ये डैश डैश से यहाँ पर कौन सा होगा ये बताना है। और ये लेटर प्लस संख्या दोनों ही की सीरीज है, ठीक है, लेटर व संख्याओं की सीरीज है। तो या तो आप यहाँ पर संख्या का पता कर सकते हो या फिर लेटर का। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि संख्या पहले में क्या लिखी, 9, दूसरे में 125, फिर 49, फिर 729, यानी कि वर्ग भी दिखाई दे रहा, घन भी दिखाई दे रहा, वर्ग घन चल रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो 9 है ये क्या है, 3 का वर्ग है। मतलब ए हमारा 1 नंबर पे, बी हमारा 2 नंबर पे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे, और ये 3 का वर्ग है। यहाँ पर बी हमारा कितने नंबर पे, तो आप कहोगे बी हमारा 2 नंबर पे, सी कितने नंबर पे, तो सी हमारा यहाँ पर 3 नंबर पे। यानी कि इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5, और 5 का घन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 125। यानी यहाँ पर एक बार इसका वर्ग हुआ और इसका यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर घन हुआ है। यानी एक बार वर्ग एक बार घन। यहाँ पर देखेंगे सी 3 पे, डी हमारा 4 पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 4 7, और यहाँ पर वापस से क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। तो देखिए वर्ग घन वर्ग, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, और यहाँ पर वापस से क्या हो रहा है, वर्ग घन हो रहा है। तो वर्ग हुआ घन हुआ, वर्ग हुआ घन हुआ, तो अगले में भी वर्ग होगा। अब यहाँ पर वर्ग होगा तो कैसे करेंगे, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर ई आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मैं ई ले लेता हूँ, ठीक है, ई। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। और इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो एफ और ई को जोड़ेंगे तो 11, और 11 का भी वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 121 आ जाएगा। तो ई 121 एफ आप ऑप्शन में देख लीजिए, क्योंकि यही वाला होना चाहिए यहाँ पर वर्ग के हिसाब से। तो ई 121 एफ हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला। अब बढ़ते हम प्रश्न 10 पे।
अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, बताइए। इसमें आपके सामने 4 विकल्प है, इनमें से ना 3 एक जैसे होंगे, एक अलग है, उसका चयन करके आपको बताना है विषम कौन सा, ठीक है। तो बताइए, यहाँ पर देखिए 12 50 दिया, 8 36 दिया, 10 44 दिया है, 18 76 दिया है। क्या यहाँ पर कोई वर्ग या घन दिखाई दे रहा है? तो आपको वर्ग घन तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो कि गुणा करके हम पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर अगर हम 12 को 4 गुना करते थे कि 12 चौको कितने होंगे, तो आप कहोगे 4 गुना करेंगे तो 12 चौको 48, और 48 में 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 चौको 48, और 48 में 2 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 50। यहाँ पर देखिए 8 चौको कितने हो जाएंगे 4 गुना करने पर? 8 चौको 32, 8 चौको 32, और 32 में 4 प्लस करेंगे तो 36। यहाँ पर देखिए 10 चौको क्या हो जाएगा 4 गुना करेंगे तो 44, और 44 में यहाँ पर 4 प्लस करेंगे तो मतलब 10 चौको 40, 40 में 4 प्लस करेंगे तो 44। उसके बाद इन दोनों में भी आपस में गुणा करेंगे तो मतलब आपस में नहीं, इससे 10 का क्या करेंगे 4 गुना, सॉरी 18 का 4 गुना, 18 चौक कितने हो जाएंगे 18 चौक 72, और 72 में 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएंगे 76। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि इसमें 12 चौक 48 2 प्लस, 8 चौक 32 4 प्लस, यहाँ पर क्या हुआ 4 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर 10 चौक 40, यहाँ पर 4 प्लस, 18 चौक 72, यहाँ पर भी 4 प्लस। 4 गुना तो सभी में हो रहा है, लेकिन इस तीनों विकल्पों में 4 प्लस हुआ, बल्कि इस वाले में 2 प्लस हो रहा, तो ये वाला विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ये विषम युग्म है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए, बताइए। यहाँ पर जिस प्रकार सांप का संबंध सरीसृप से यानी कि रेंगने वाला से है, तो उसी प्रकार चमगादड़ का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, तो आपको पहले इन दोनों पक्षों में क्या करना है, संबंध देखना है, उसी प्रकार से फिर यहाँ पर बताना, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि सांप का संबंध सरीसृप से कैसे। हालांकि मैंने एनालॉजी पे फुल वीडियो बना रखा हूँ, मैंने बोला था कि आप 11 तारीख को जुड़ जाना। 11 तारीख को आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे, सारे चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो 11 तारीख को आप रेडी रहना, अभी ये 11 जुलाई को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमारे पास सांप का संबंध सरीसृप से, यानी कि जो सांप है ये जो हमारे पास सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है, सरीसृप के मतलब सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि रेंगने वाले के अंतर्गत आता है। तो जो चमगादड़ ये किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, ये आपको बता देना। ये हमारे पास देखिए पक्षी मत लगाना, पक्षी के अंदर नहीं आता, और पक्षी कोई वर्ग नहीं है, ठीक है। और गेंद और क्रिकेट तो होगा ही नहीं, ये 2 ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो ये जो है ना स्तनपाई के अंदर आता है, स्तनपाई। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, स्तनपाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 5 कारों C1, C2, C3, C4 और C5 की चाल की तुलना की जाती है। अब यहाँ पर ना 5 कारें हैं, इनकी चाल की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए यहाँ पर अगर हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर C1 की चाल केवल 4 कारों से, मतलब केवल 1 कार से अधिक है, ठीक है। जो C1 की चाल है केवल 1 कार से अधिक है। तो मान लो यहाँ पर ये C1 है, ठीक है, C1 कार है, और इसकी जो चाल है, ठीक है, इसकी जो चाल है वो केवल 1 कार से अधिक है। इसका मतलब इसके नीचे कोई 1 कार होगी, ठीक है, इसके नीचे कोई 1 कार होगी। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि C5 की चाल 4 कारों से अधिक है। अब 4 कारों से अधिक है, एक तो ये है, एक ये हो जाएगी, एक हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगी, एक और इससे ये वाली हो जाएगी 4, और 4 के बाद एक और ये बड़ी वाली हो जाएगी 5, ठीक है। तो ये C5 की जो कार है इसकी केवल 4 कारों से अधिक है, तो ठीक है 4 कारों से अधिक हो गई। उसके बाद आगे प्रश्न पूछ रहा है कि C4 की चाल C1 से अधिक है लेकिन C3 से कम है, C3 और C5 से कम है। जो C4 की चाल है वो C1 से अधिक है, और यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन C3 और C5 से कम है। तो C1 से अधिक है मतलब यहाँ पर C4 आ जाएगा, लेकिन C3 C5 से कम है तो C3 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, C3 यहाँ पर आना चाहिए। आगे यहाँ पर कह रहा है कि कितनी कारों की चाल C3 की चाल से कम है। तो अगर हम देखा जाएगा तो 1 कार यहाँ पर भी आ जाएगी, यहाँ पर कौन आ जाएगी, फिर बची हुई C2 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो कितनी कारों की चाल C3 से कम है, तो आपको होगा यहाँ पर तो 3 कारों की चाल C3 से कम है। तो 3 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C में दिया है, ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये रैंकिंग चैप्टर का है, लेकिन हमें चाल के हिसाब से या वजन के हिसाब से या बड़ा छोटा इस हिसाब से प्रश्न पूछता है, लेकिन मैंने तो आपको हमेशा इन लाइनों में सोल्व करवाया हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 5 मित्र M, N, O, P और Q
एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि एक वृत्ताकार ये मेज है, ठीक है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसका केंद्र ये है मान लो, ठीक है, और बाहर की ओर मुख करके बैठे, इसका मतलब मान लो कि इधर बाहर बैठा है, एक इधर से बाहर की ओर देख रहा है, एक इधर से बाहर की ओर देख रहा है, एक यहाँ से बाहर की ओर बैठ जाएगा, मान लो ये सभी के सभी बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, केंद्र अंदर है लेकिन ये बाहर की ओर देखें। अब प्रश्न क्या कह रहा है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा बिठाएंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, जो ओ है वो पी के ठीक बाएं पर बैठा है। तो मान लो मैं अगर मैं P को यहाँ पर बिठाता हूँ तो P का बायां किस साइड हो जाएगा, तो P अभी बाहर की ओर देख रहा है तो बायां इस साइड हो जाएगा, यानी कि O जो है P के ठीक बाएं पर बैठा है, ठीक है। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, आगे कह रहा है कि जो Q के ठीक दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जो किसके लिए लगा कि O P के ठीक बाएं पर बैठा है, जो ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि पी जो है वो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो क्यू को कहाँ पर बिठा देंगे कि दाएं से तीसरे स्थान पर आ जाएगा, तो क्यू को यहाँ पर बिठा देंगे कि क्यू से दाएं से तीसरे स्थान पर आ जाएगा, तो ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर आगे प्रश्न करें कि एम पी के आसन नहीं बैठा है, जो एम है वो पी के आसन नहीं बैठा है, इसका मतलब एम यहाँ पर बैठेगा, और एक हमारे पास व्यक्ति बच गया, वो कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर एन बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, सभी को बिठा दिया। इसके बाद हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि पी के ठीक दाएं पर कौन बैठा, तो पी का दायां इस साइड है और इस साइड कौन बैठा है, एन बैठा है, तो एन हमारा ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पी के दाएं पर कौन बैठा प्रश्न पूछा है। अब बढ़ते हम प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अक्षर को याद है, यानी कि अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले है, यानी कि अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद है लेकिन 30 अप्रैल से पहले है, जबकि सूरज को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद है लेकिन 28 अप्रैल से पहले है, तो मैच अप्रैल की किस तारीख को है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है, यानी कि आपको अगर ऐसा इंसान दे दिया जाए कि वो कहे कि मुझे याद है कि इस अप्रैल के बाद है, इस अप्रैल से पहले है, और दूसरा कहे कि नहीं मुझे याद है कि इस अप्रैल से बाद इससे पहले है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले और बाद को अलग अलग लिख लेना। तो मान लो मैं पहले वाले को इधर लिखता हूँ और बाद वाले को इधर लिखता हूँ, तो ये हमारे पास पहले वाला हो जाएगा, ये पहले वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले वाले को इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, और इधर बाद वाले को लिखता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ कि यहाँ पर 26 अप्रैल के बाद है और बाद वाले को पहले लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बाद वाले को तो आसान रहेगा, मान लो ये बाद वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाद वाले को लिखा और इस साइड में पहले वाले को लिखूँ, क्या करूँगा, पहले वाले को, ताकि यहाँ पर आसान रहेगा, ठीक है। तो पहले इस साइड हमें बाद वाला। अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो कह रहा है कि अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद है लेकिन 30 से पहले, तो ये यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ये 26 लिख लेता हूँ, ठीक है। 26 अप्रैल के बाद है लेकिन 30 से पहले, तो 30 से पहले तो 30 यहाँ पर लिखूँ। आगे कह रहा है कि यहाँ पर 30 से पहले तक तो हमने लिख लिया। आगे कह रहा है कि जबकि सूरज को याद है कि मैच 22 अप्रैल से पहले, मतलब 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 से पहले हैं, तो 22 अप्रैल के बाद तो 22 को यहाँ पर लिखूंगा और 28 से पहले तो 28 को यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अब जो हमने लिखा है उसको गोल कर लेना है। जैसे हमने इसको लिखा तो इसको गोल कर लो, और हमने इसको लिखा तो इसको भी हम इसके गोले में ले लेंगे, ठीक है। अब इनमें हम क्रम से संख्या को लिखेंगे, कैसे, 26 के बाद क्या आता है, तो आपको कहोगे 27 आता है, 27 के बाद क्या आता है, 28 आता है, 28 के बाद 29 आता है। इनके बीच की संख्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी बीच की संख्या 30 से पहले 29, इधर 27 ही बीच की संख्या है। इधर भी 22 के बाद 21, 21 के बाद क्या आ जाएगा, 22 के बाद 23, ठीक है। यहाँ पर 22 के बाद 23, 23 के बाद यहाँ पर 24, 24 के बाद यहाँ पर 25, और 25 से यहाँ पर 28 है तो 27 तक जाएंगे, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, और 26 से यहाँ पर मैं ये 27 तक गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको दोनों में ऊपर नीचे में कॉमन देखना, जो कॉमन रहेगा वो आंसर आ जाएगा। तो कॉमन कौन सा है, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो हमारे पास 27 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें भी 27 है और इसमें भी 27, बाकी कॉमन नहीं है। तो जो मैच होगा वो फाइनल, मतलब यानी कि फिक्स डेट क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो 27 ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाए। कभी कभी डबल कॉमन भी आ जाता है तो हमें दोनों डेट को लगाना पड़ता है और दोनों डेट ऑप्शन में मिल जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे।
अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि सतह के 3 विपरीत कौन सी सतह होगी, बताइए। सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी ये आपको बताना है, यानी कि एक पासा दिया है, इस पासे में हमें 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये बता देना है। तो सिंगल पासे में क्या करना है, जब भी हम तो एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो हम यहाँ पर कॉमन सतह देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही पासा है, तो यहाँ पर आपको कॉमन सतह देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पासे को पहचानना है कि पासा मानक है या फिर सामान्य पासा है। तो कैसे पहचानते हैं, मानक पासा होता है ना, वहाँ पर ना किन्हीं भी दो फलों का योग 7 नहीं होता है, और सामान्य होता है तो वहाँ 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों फलों का योग कितना हो रहा है, तो आपको हो गया इन दोनों फलों का योग 5 हो रहा है। इन दोनों फलों का योग कितना हो रहा है, तो 4 हो रहा है। इन दोनों फलों का योग कितना हो रहा है, तो 3 हो रहा है। क्या कहीं से भी 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो पासा है वो क्या है, तो मानक पासा है। क्या है, तो ये जो पासा हमारे पास क्या है, तो ये मानक पासा है। ठीक है, अब देखिए ये मानक पासा है, और मानक पासा में कभी भी किसी भी संख्या का विपरीत बताना तो क्या करना, उसको 7 में से घटा लेना है। किसका बताना, हमें 3 का बताना। 3 को क्या करेंगे, 7 में से घटा लेंगे। 3 को क्या करेंगे, 7 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि मानक पासे में हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो मान लो 3 का बताना, तो 3 में कितने को प्लस कर देंगे कि 7 हो जाएगा, तो 4 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास ये भी लॉजिक है। ठीक है, दोनों ये भी तरीका है कि उसको 7 में से घटा लो, या फिर उस संख्या में किसको जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगी, एक ही बात है। तो ये दोनों याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि अमित ने कार में 15 किमी यात्रा की है, फिर कह रहा कि फिर बाएं मुड़ा और 5 किमी यात्रा की है, फिर वो बाएं मुड़ा और 15 किमी यात्रा की है। तो यहाँ पर कह रहा कि यदि वो अभी पूर्व के सामने है तो शुरुआती बिंदु से अब वह कितनी दूरी पर है ये आपको बताना। तो यहाँ पर देखिए अभी वो पूर्व पर है, तो हम यहाँ पर अमित को किस डायरेक्शन में कार को चलाएंगे कि ये जो पूर्व की ओर लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लो यहाँ से अमित चलना शुरू कर रहा कार में, अब किस तरफ जाएगा, तो बाएं बाएं मुड़कर ये कार मतलब चले जाएगा पूर्व में। तो देखिए अमित ने कार में 15 किमी की यात्रा की है, तो मान लो इसको ना यहाँ पर हम इस साइड चलाते हैं। मान लो ये इस साइड चल रहा है, ठीक है, इस साइड चल रहा है, और कितनी की, तो यहाँ पर इसने 15 किमी कर ली है। फिर वह बाएं मुड़ा और 5 किमी की यात्रा की है, तो बायां इसका नीचे हो जाएगा, तो बाएं मुड़ेगा और 5 किमी की यात्रा की है। आगे कह रहा कि फिर वह बाएं मुड़ा और 15 किमी की यात्रा की है, तो यहाँ से नीचे जा रहा बायां इसका इस साइड आ जाएगा, तो फिर से इसने 15 किमी की यात्रा की है। यदि वो अभी पूर्व के सामने है, मतलब अभी देखो पूर्व के सामने, पूर्व इस साइड ही तो होता है, तो ये पूर्व के सामने है। यहाँ पर दिशा ये इस प्रकार की हमने बता रखा था आपको, ये उत्तर दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो यात्रा ऐसी की है और अभी वो पूर्व के सामने है, तो इसका कहना है कि शुरुआती बिंदु से अब कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो आसान सा देखिए अभी यहाँ पर है, और देखिए ये वाली डिस्टेंस हमें बताना है, ये वाली बताने के लिए क्या करेंगे, ये 15, तो 15 से ये 15 तो कट जाएगी, वापस आ गया, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। तो शुरुआती बिंदु से जो है ना 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 5 किमी, ठीक है। क्योंकि देखिए हालांकि ये जरूरी नहीं कि इधर ही चलाना था, बस इसका लास्ट में इसका मुंह ना पूर्व की तरफ होना चाहिए, सामने इसके सामने पूर्व होना चाहिए। तो मैंने क्या करा कि इसको उधर से चला दिया, किधर से भी चलाते हैं ना आपकी शुरुआती बिंदु से, तो इसका 5 ही किलोमीटर आता। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि ए और बी बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं सी के, ठीक है। यानी कि मान लो ये सी है, ये यहाँ पर ये क्या है सी है, और ए और जो बी है वो सी के बच्चे हैं। ए और बी क्या है सी के बच्चे, तो मान लो ये ए भी है इसका और बी भी इसका बच्चा है, ठीक है। अब ये लड़का है कि लड़की ये कंफर्म नहीं है, और सी भी इनके माता है कि पिता ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इनके बच्चे हैं। आगे कह रहा कि यदि सी माता है बी की, ठीक है, बी की माता है ये, ठीक है, तो माता अब लगा देते हैं, माइनस लगा दिया, किंतु ए की पुत्री नहीं है। जो देखिए यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है, अगर ए पुत्री नहीं तो इसका मतलब इसकी संतान तो है लेकिन ये पुत्र होगी, फिर अगर पुत्री नहीं है तो, किंतु ए पुत्री नहीं है तो ये पुत्र होगा। अब आगे कह रहा है कि सी की मतलब सी की, ठीक है, सी की पुत्री नहीं मतलब पुत्री नहीं है। आगे कह रहा है कि तो सी और ए में क्या संबंध है, बताइए सी और ए में क्या संबंध है ये आपको बताना है कि सी और ए में क्या संबंध है। तो ये माँ है, ये इसका बेटा है, या ये बेटा है तो इसकी माँ है, इस प्रकार का। तो भतीजा और चाची नहीं,
भाई और बहन नहीं। यहाँ पर माता और पुत्र, ठीक है, भतीजा और चाची ये नहीं है, माता और पुत्रों का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर मतलब EARNT को यहाँ पर 2537 लिखा जाता है और यहाँ पर TUNER को यहाँ पर 5714 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर ना आपको सिंगल लेटर का पूछा है। तो जब हम क्या करते हैं, लेटर का कूट लेटर दिया जाता है तो उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिंगल लेटर का पूछा तो सिंगल लेटर में हमें यहाँ पर संख्या में बदलने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो वहाँ पर कॉमन देख के काटना है, लेटर लेटर में और संख्या संख्या में। जिसे लेटर में काट देंगे तो ई कटा तो ई को काटेंगे, इधर से हमारे पास आर कट रहा तो आर को काटेंगे, एन कटा तो एन को काटेंगे, टी कटा तो टी को भी काट देंगे, ठीक है। इधर कौन सा कट रहा है, 2 कट रहा तो 2 को काटेंगे, 5 कट रहा तो 5 को काटेंगे, हमारे पास 7 कटा तो 7 को काटेंगे, 1 कटा तो 1 को काटा। जो बचा हुआ है ना वो एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। जैसे इसमें यू बचा है, यहाँ पर क्या बचा 4, तो ये u और 4 एक दूसरे का कूट, इधर a बचा है, इधर 3 बचा, ये भी एक दूसरे का कूट। हमें u का बताना तो u का क्या है 4 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब जो 19 नंबर का प्रश्न है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अगर फ्रेंड को यहाँ पर 61 18 18 0 144 लिखा जाता है, यानी कि 6 18 18 10 14 4 लिखा जाता है, और यहाँ पर एनिमी को यानी कि NEMY को 10 14 10 13 25 लिखा जाता है, तो यहाँ पर होम को कैसे लिखा जाएगा ये हमें प्रश्न पूछा है। तो बताइए, यहाँ पर भी लेटर का कुछ लेटर दिया लेकिन यहाँ पर सिंगल लेटर का नहीं पूछा, तो यहाँ पर आपको लेटर को संख्या में बदलना होगा। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर फ्रेंड में जो लेटर है ना ये ABCD में कितने नंबर पे आते हैं ये देख लेते हैं। तो एफ जो हमारा ABCD में 6 नंबर पे आता है तो 6 लिखा है। आर 18 नंबर पे आता है 18 दिख रहा है, ठीक है। आर जो 18 पे आता तो 18 दिख रहा है। आई हमारा 9 नंबर पे आता लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर तो 18 दिख रहा है। उसके बाद अगर ई की बात करें तो ई हमारा कितने नंबर पे 5 पे, लेकिन यहाँ पर 10 दिख रहा है। एन 14 पे आता तो यहाँ पर 14 दिख रहा है, और डी कितने पे 4 पे आता तो यहाँ पर 4 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके नंबरिंग तो की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी का 2 गुना दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब यानी कि बीच वाले को दोनों को देखेंगे, यहाँ पर ई आई और यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे तो 2 गुना हो रहा है, या आई में 2 गुना हो रहा है और ई में। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो हमारे पास ई और आई है ये क्या है, सवर है, तो सवर में हो सकता है कि 2 गुना हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार देखिए, जैसे एफ तो 6 नंबर पे आता तो सीधा 6 लिखा है, और 18 नंबर पे आता तो सीधा 18 भी लिखा है। लेकिन जो आई 9 नंबर पे तो आता है, लेकिन यहाँ पर 2 गुना करके यहाँ पर 18 लिखा है। ई हमारा 5 पे आता है लेकिन यहाँ पर 2 गुना करके 10 लिखा है। बाकी वापस से वही एन देखिए, एन 14 पे आता तो 14 लिखा है, डी 4 पे आता तो 4 लिखा है। इसका मतलब ये है कि सवर में 2 गुना किया है। तो सेम हम भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले सवर देखिए, यहाँ पर ई 5 पे आता है तो 2 गुना करेंगे 10, यहाँ पर ई 5 पे आता है 2 गुना करेंगे तो ये वाले 10। बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या है, सारे के सारे हमारे पास सवर है, ठीक है। क्या है, सवर है। लेकिन सवर है तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाकी सब व्यंजन है। तो इसमें देखिए एन 14 पे आता है तो 14 लिखा है, एम 13 पे आता 13 लिखा, और वाई 25 पे आता तो 25 लिखा। मतलब यहाँ पर वो लॉजिक सभी में लग गई है। सवर में 2 गुना कर देना, बाकी व्यंजन को वैसा ही। तो एच तो व्यंजन है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ओ सवर है तो 15 का 2 गुना 30 हो जाएगा। एम व्यंजन है तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। ई सवर है तो 2 गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 830 13 10 ऑप्शन में होना चाहिए। 830 13 10 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ऐसे पता करना है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा नहीं है कि आपको यहाँ पर पेपर को फोल्ड करने पर कटिंग फोल्डिंग वाला प्रश्न है तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा। बस आपको यहाँ पर डायरेक्ट देखना कि जो प्रश्न आकृति में हमें दिखाए गए अनुसार कैसा बनेगा। और हाँ, यहाँ पर तो प्रश्नों को आप चुटकियों में बिना कुछ पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हो। ध्यान से देखोगे तो कैसे, देखिए मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जैसे ये इतना सा हिस्सा, क्या ये वाला कोना इस साइड भी बनेगा, बनेगा। क्या ये वाला कोना यहाँ पर भी बनेगा, बनेगा। क्या ये कोना यहाँ पर भी बनेगा, बनेगा, क्योंकि चारों ओर में तो बनेगा ही बनेगा। अगर हम यहाँ पर देखते तो कोई कोने नहीं है, मतलब जो हमने यहाँ पर लाइन खींची थी आड़े वाली नहीं है। इसमें है क्या, तो इसमें भी यहाँ पर देखिए इनमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इनमें यहाँ पर नहीं है, बाकी में है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि
सभी में होगी, लेकिन इनमें क्या इसमें नहीं है, इसमें तो चारों में ही नहीं है, इसमें भी चारों में ही नहीं। तो इस हिसाब से ना ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ पर कोई पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हम तो उसको ध्यान से देखते हैं तो वो वाला हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम प्रश्न 21 पे। अब जो 21 नंबर का प्रश्न है ना, यहाँ पर आपको बताना कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। इनमें आपको 3 एक जैसी एक अलग है उसका चयन करके बताना, और इसको मैंने कम्युनिटी में भी पूछा है। तो इसमें असंगत कौन सी हो जाएगी, देखिए ध्यान से कौन सी अलग। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये जो है ना यहाँ पर क्रॉस में चल रहे हैं, इनका यहाँ पर गुणे के रूप में जा रहे क्रॉस में, लेकिन बाकी में सीधे की सीधे। तो इस हिसाब से यही वाला तीनों से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 21 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में। तो ये 21 प्रश्न कैसे लगे आपको मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। और हाँ, अगर आपको एसएससी सीजीएल के PYQs करवाना है 2025 का तो मुझे कमेंट कर दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।